नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। बीजेपी चुनाव समिति की ओर से मुहर लग गई कि अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। पहले से इसकी चर्चा थी, लेकिन अब पूरी तरह से चुनावी माहौल यहां से बदलने वाला है और कई लोग साफ तौर पर, खास तौर पर राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि अयोध्या से सीएम योगी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा ही फायदा है। विपक्ष के पास तमाम मुद्दे और बीजेपी के पास सिर्फ एकमात्र इस मुद्दे के जरिए, यानी कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है, सांस्कृतिक हिंदुत्व का जो मुद्दा है बीजेपी की तरफ से, वो सभी के ऊपर भारी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि सीएम योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा और कौन हो सकता है अयोध्या से उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के लिए। बीजेपी का दरअसल ये ट्रम्प कार्ड है, बीजेपी का ये मास्टर कार्ड है, जिसके जरिए बीजेपी 2022 में 350 का जो लक्ष्य उसने बनाया है, उसे भेदने में उसे आसानी होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे, महाचर्चा करेंगे, महाबहस करेंगे। कई पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। सीएम योगी लड़ेंगे अयोध्या से चुनाव। अचूक हिंदुत्व के प्रयोग से फिर मिलेगी सत्ता। अयोध्या से योगी, बीजेपी को फायदा ही फायदा। चर्चा गर्म है। अयोध्या से सीएम योगी पर बीजेपी का दांव है। एक तो सीएम योगी का विकास मॉडल और दूसरा अयोध्या से बेपनाह सीएम योगी का प्रेम बीजेपी की जीत को विशाल बनाने की कवायद है। सारे मुद्दे एक तरफ, जबकि रामलला से बीजेपी को फिर बड़ी उम्मीद है। विपक्ष जरूर परेशान होगा। आखिर अयोध्या के सहारे बीजेपी फिर से जीत के रथ पर कहीं सवार होकर सत्ता तक न पहुंच जाए। फिर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के क्या मायने हैं। क्या योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बीजेपी को फायदा होगा? दरअसल बीजेपी के लिए अयोध्या 2022 का ट्रम्प कार्ड है। अयोध्या के सहारे बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देगी। हिंदुत्व के सामने बाकी सारे समीकरण ध्वस्त हो सकते हैं। सीएम योगी से बीजेपी के लिए और बेहतर चेहरा कौन हो सकता है? सीएम योगी 30 से ज्यादा बार अयोध्या का कर चुके हैं दौरा। हिंदुत्व के मुद्दे पर सीएम योगी की छवि मुखर है। बीजेपी का 80-20 वाला फॉर्मूला भी हिट हो सकता है और माना जा रहा है कि पहले ही तैयार हो गई थी बीजेपी की व्यूह रचना। यूपी चुनाव में जहां बीजेपी के पास योगी का विकास मॉडल है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है, तो विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे पर अड़ा है। जबकि योगी सरकार का दावा है कि विपक्ष के तमाम मुद्दों पर सरकार ने बेहतर काम किया है। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष पूरी तरह से यूपी में मुद्दा विहीन हो चुका है। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, इस बार यूपी में चुनाव पहले जैसा नहीं रहने वाला। घमासान होगा, जिसमें हारने और जीतने का फर्क भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो यूपी में घमासान होगा, चुनावी जंग होगा। हारने जीतने का फर्क किस तरह का होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन कई बातें पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। कई बातें हर लोगों की जानकारी में अब धीरे धीरे आ रही है, जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या को बीजेपी नहीं छोड़ सकती। अयोध्या में किसी न किसी तरीके से बीजेपी अपने समाधान के लिए, चुनावी समाधान के लिए, सियासी समाधान के लिए अयोध्या में उसकी पैठ जो बनी हुई है उसका भरपूर वो उपयोग करेगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां से उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे भी इसी तरह के कई मायने हैं। दरअसल क्या होगा, कितना फायदा होगा बीजेपी को? क्या विपक्ष जो तमाम दावे कर रहा है अपने लिए कि 400 से अधिक सीटें जीतेंगे, हर विपक्ष कह रहा है कि मेरी ही सरकार बनेगी, क्या ये ट्रम्प कार्ड के जरिए बीजेपी सभी को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इसके लिए कई मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चर्चा करने के लिए महाबहस में इस वक्त शामिल हुए हैं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार जी, इस वक्त हैं राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रशांत कुमार उमराव जी इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता।
प्रशांत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जावेद अहमद जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जावेद जी, स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी जी इस वक्त हैं कांग्रेस के नेता। संदीप त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और भी कई मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार जी के पास चलते हैं। ब्रिजेश जी, देखिए, तय हो गया, अयोध्या बीजेपी अयोध्या छोड़ दे, ये कैसे संभव हो पाता। और इस बार तो अयोध्या को छोड़ा नहीं गया, बल्कि अयोध्या से एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी ऐलाने जंग कर दिया गया है। वो भी सीएम योगी वहां से चुनाव लड़ेंगे सर। जी जी, मेरा ये कहना है कि जो चुनावी तर्कश है बीजेपी का, उसमें कई तीर हैं। सर्कस कह सकते हैं सर, मुझे आपत्ति है शब्द पे सर। नहीं, सर्कस नहीं, तर्कश, तर्कश। अच्छा, तर्कश, हाँ, बहुत सही बोला, बहुत सही बोला जी जी। उसमें कई तीर हैं। हाँ, सबसे पहले तो विकास भी यूपी में ठीक ठाक हुआ है, पर जो उनका, जैसा आपने कहा, ट्रम्प कार्ड, उनका जो ब्रह्मास्त्र है वो हिंदुत्व है। और ये कोई पहली बात नहीं हो रहा है, वो तो हम लोग सब लोग जानते हैं ना। इस हिंदुत्व को कैसे प्ले किया जाए, क्या रूप हो उसका, क्या मेथड हो, ये जरूरी है। और उसमें एक चीज आज क्लियर हुआ है कि वो योगी आदित्यनाथ जी स्वयं वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब चुनावी माहौल में फोकस जो है एकदम से अयोध्या पर आ गया। पहले बीच में चर्चा थी कि शायद मथुरा से लड़े, पर बीजेपी ने प्लान किया कि अयोध्या से लड़ेंगे। नाउ बीजेपी एकदम मुखर होकर के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पीछे जो हिंदुत्व निहित है उसको मुखर होकर के सामने लाएगी। और मेरा ख्याल है विकास तो बड़ा ढुलमुल सा विषय होता है, उसकी आलोचना हर समय हो सकती है कि नौकरियां मिली पर इतनी मिली, इतनी ही क्यों मिली। बीजेपी वाले फिर बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपसे, लेकिन ठीक है, बोलिए, अपनी बात रखिए आप। बीजेपी वाले कह रहे हैं, विपक्ष वाले जो है, सॉरी। बट हिंदुत्व का काट बीजेपी के पास नहीं है उस लेवल का। और बीजेपी हर हमेशा कहती रही है, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है यूपी में, समाजवादी पार्टी, वो मंदिर निर्माण तो छोड़िए, उन्होंने तो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, जिसका अभी तक मैंने देखा है अखिलेश जी को कई बार, कोई सम्यक उसका जवाब वो नहीं दे पाए हैं। लेकिन सफाई अभी तक दे रहे हैं, एक खास बात है। सफाई देंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यू सी, एक टॉपिंग है जो उनका सारा जो स्ट्रैटेजी है, उसमें ऑफ कोर्स विकास है, ऑफ कोर्स मतलब प्रोफेसर साहब, आप ये कह रहे हैं कि फायदा ही फायदा है। ये कहा जाता है ना कि एक के बाद एक फ्री है ना, 2 ले लीजिए तो 3 फ्री। मतलब उस तरह का चीज है कि यहाँ पर सिर्फ अयोध्या है और अयोध्या के बाद बहुत सारी चीजें फ्री में बीजेपी को मिल रही है। इस बात से सहमत है सर? स्पेशली इसलिए कि ऑपोजिशन, जहां तक प्रिंसिपल ऑपोजिशन की बात है, अब मैंने कोई उस तरह का सम्यक जवाब कि आपने क्यों कार्यकर्ताओं पे गोली चलवाई, इसका आज तक नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में आप ठीक कह रहे हैं कि इसके फायदे ही फायदे हैं। फायदे ही फायदे हैं। प्रशांत जी के पास चलते हैं। प्रशांत जी, ये हम लोगों को पता था, प्रशांत जी, वैसे मतलब हम लोग को बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। पहले से पता था। पता इसलिए था सर कि आप लोगों की तैयारियां कुछ उस तरह की दिख रही थी। 30 से अधिक बार अयोध्या दौरे पर जाना सीएम योगी की तरफ से, बाकायदा वहां पर विकास के ढेर सारे काम करना, राम मंदिर को लेकर हर 2-4 दिन के बाद जो बयान उनकी तरफ से आते थे बहुत ही सकारात्मक, बाकायदा फिर वहाँ के सांसद महोदय की तरफ से बाकायदा है ना, लिखित में पत्र लिख करके बोला गया नड्डा साहब को कि भाई अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया जाए, वहाँ से वो लड़ेंगे। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनको देखने के बाद साफ तौर पर बीजेपी की रणनीति समझ में आ रही थी। नया क्या होगा इसमें? अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो फायदे के हिसाब से नई बात बीजेपी के लिए क्या होगी प्रशांत जी? और जो विपक्ष पूरी तरह से कई मुद्दों पर अड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि यहाँ पर तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं, महंगाई वैसे ही है, बेरोजगारी वैसे ही है, किसान का आंदोलन खत्म भले ही हो गया लेकिन किसान के मसले पर सरकार फेल है। तो क्या इसी मुद्दे पर पूरी तरह से अब उम्मीद आ गई कि अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, सब कुछ उसके बाद बेहतरीन हो जाना है? बताइए सर। देखिए गौरी जी, अयोध्या राम मंदिर हमारा
चुनावी मुद्दा नहीं था, बल्कि भावनात्मक मुद्दा तब से था जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और लगातार हम राम मंदिर की बनाने की बात करते रहे। हाँ। जबकि अन्य पार्टियां राम मंदिर का विरोध करती रहीं, राम भक्तों पर गोलियां चलवाती रहीं, दूसरी पार्टियों के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते रहे कि राम मंदिर की सुनवाई थोड़ा डिले की जाए, अभी क्योंकि चुनाव आने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी थी जो लगातार मुखर होकर के कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रही थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर बन रहा है और केवल राम मंदिर ही नहीं, इसके अलावा अन्य भी कई सारे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, चाहे काशी हो या मथुरा हो, उनके भी विकास का काम हमारी सरकार में किया जा रहा है। मथुरा में विकास हो रहा है, काशी में भी भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ और अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, भव्य वहां पर दीपावली मनाई जाती है हर पिछले 5 सालों से। और जहां समाजवादी पार्टी ने गोलियां नहीं चलाई, अपितु जो बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे थे जफर याब जिलानी, उनको एडवोकेट जनरल बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया, सुप्रीम कोर्ट तक वो बाबरी के लिए केस लड़ रहे थे। मैं भी इस हियरिंग में मौजूद रहता था पिछले 40 दिनों तक। तो ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। और आज जो कहते हैं कि हमारे सपने में राम आते हैं, हमारे सपने में कृष्ण आते हैं, तो इनका दोहरा रवैया। और जनता समझ रही कि असली राम भक्त कौन है। तो जनता को जब चुनना होगा तो असली वाले के पास जाएगा, नकली वालों के पास क्यों जाएगा? मैं पूछूंगा जावेद जी थोड़ी देर के बाद कि अब कौन आ रहे हैं सपने में। राम भी गुजर गए, कृष्ण भी गुजर गए, अब योगी जी तो नहीं आ रहे हैं। जावेद अहमद जी, सपने में योगी जी तो नहीं आ रहे हैं अब। तीर गौरी शंकर जी चला लें, चलवा लें, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब तो चला चली की बेला है। अब तो योगी जी को मठ की तरफ जाना है। जो काम उनको उनके गुरु अवैधनाथ जी ने सौंपा था वो वही काम करें, यही पूरे उत्तर प्रदेश की इच्छा है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की इच्छा है या जावेद अहमद जी की इच्छा है, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जावेद नहीं कर रही है। कोरोना काल के मिस मैनेजमेंट पे बात नहीं करना चाहती है। चयनित बेरोजगारों पर लाठियां चलाने पर बात नहीं करना चाहती है। अब ये बात क्यों नहीं करना चाहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब योगी है तो यकीन है कि अरहर की दाल 70 से 200 रुपए किलो हो गई। बहन बेटियों के साथ सड़कों पर किस तरीके से तेजाब फेंके गए, किस तरीके से उनके साथ दुष्कर्म हुआ, धर्म की आड़ में किस तरीके से एक दलित बेटी को रात में 2 बजे कूड़े के ढेर पर डीजल और पेट्रोल से डालकर जला दिया गया। अब ये सब याद नहीं आता। भ्रष्टाचार अब की बार 300 पार। अब क्यों नहीं बात हो रही है उन चीजों की? आप विषय को भ्रमित करें, राजनीति को आप दूसरी तरफ ले जाएं। संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठकर आप अपने को ये बताएं कि मैं कितने लोगों का मुख्यमंत्री हूं। तो अभी तो बता रहे थे, एक मिनट जावेद अहमद जी, अभी तो प्रशांत जी ने इतने अच्छे से बताया कि देखिए आप लोग भी क्या क्या किए थे। आप लोग भी ऐसे ऐसे लोगों को अपनी सरकार में शामिल किए जिन पर बड़े बड़े दाग थे। तो इसकी बात ठीक है, आप नहीं करेंगे, मुझे पता है, वो तो प्रशांत जी को ही बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं करूंगा। लेकिन जितना कॉन्फिडेंट के साथ आप लोग बोलते हैं सर, कोई बात जो है मालूम चला उससे बड़ा उससे बड़ा काला इतिहास आप लोगों के साथ बना हुआ। पॉलिटिकल पार्टी के हैं उत्तर प्रदेश में, जरा बताइए गौरी शंकर जी। 134 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने संगीन आपराधिक मुकदमे, सारे मुकदमे स्वयं वापस ले लिए। अपने डिप्टी सीएम स्टूल मंत्री के मुकदमे वापस ले लिए। अरे क्या बात करते हैं? अरे कितनी बेशर्मी की बात होगी। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर जनता के मुद्दों पर बात कीजिए, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? यही तो सवाल है ना जावेद अहमद जी। सवाल सुनिए जावेद अहमद जी रुक जाइए एक मिनट। देखिए जावेद अहमद जी, यही सवाल है जावेद अहमद जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट देखिए, एक राउंड सबको चलेगा, इसके बाद हम काउंटर सेशन करवाएंगे। सवाल यही है ना, सवाल यही है। अभी तो बहुत अच्छे से प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि विकास का मॉडल भी है। आप देखिए, विकास का आपने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठाला, धन्यवाद। मैंने उनकी बात सुन ली। मैं तो उनकी किसी बात का जवाब ही नहीं दूंगा। तो सारे लोग सर आपको क्यों लगता है सब बीजेपी के हैं और आप ही अकेले समाजवादी पार्टी के प्रणेता आप हैं? ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? आप समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की दिक्कत के अंदर ऐसी दिक्कत क्यों दिखती है मुझे कि वो जो कह रहे हैं बस उनकी बात मानिए, बाकी लोग कुछ भी कहेंगे,
सब बीजेपी के जो है पैरोकार है, ऐसी बात नहीं है। प्रोफेसर साहब तो भी शुरू मैंने किए हैं ये तो बोलना, नहीं कहा, ध्यान से अपने सुनिए। शब्द मेरे मुंह- मैं मैंने आता कहा, हूं मैं किसी राजनीतिक विश्लेषक, किसी मैं आता पत्रकार हूं। की किसी बात का मैंने आता कभी हूं, जवाब नहीं दिया। आते हैं वर्षों आते हैं हो सर, गए। अभी बहुत 1 घंटा हम लोग बोलेंगे। आते हैं। इस वक्त कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ है, दिखाइए थोड़ा सा। हाँ, कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, संदीप त्रिपाठी जी इस वक्त है। संदीप जी स्वागत है। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। विपिन जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। आते हैं सर थोड़ी देर के बाद। संदीप जी, कांग्रेस के लिए कभी भी ये मुद्दा नहीं रहा कि वाराणसी की तस्वीर कैसी हो, है ना सर? देखिए ध्यान से सुनिएगा सवाल, और सवाल सुनिएगा तब शायद इसका जवाब अच्छे से दे पाइएगा, नहीं तो आपके प्रवक्ता ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं बिना सवाल सुने और हमें जो है ना वो एजेंट घोषित कर देते हैं। कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ना तो अयोध्या आपके लिए मुद्दा रहा, मुद्दा कह लें, अयोध्या आप लोगों के विकास के रोड मैप में कहीं नहीं दिखा, ना तो काशी और ना ही मथुरा। अगर कोई पार्टी उठा रही है, ठीक है भावनात्मक है चीज़ें, इसके बाद भी अगर उठा रही है तो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ में ढेर सारी बातें कांग्रेस की तरफ से क्यों सुनने को मिलती है? आप लोग हिंदुत्व को गाली भी देने लगते हैं, बाकायदा किताब भी छापने लगते हैं, है ना, प्रतियां बांटने लगते हैं कि देखिए हिंदुत्व ऐसा है, ISIS जैसा है हिंदुत्व, है ना, बाबर और फलां ठिकान से आप, है ना, बताइए सर। बड़ा सवाल है कि डेफिनेशन है मित्र से सवाल हो गया आपका? जी हो गया सर। जी छोटा सवाल समझ में नहीं आता है सर, तो बड़ा इसलिए पूछ लेता हूँ। नहीं आप तो गौरी शंकर हैं, शंकर के साथ गौरी लगी हुई है। जी। हम लोग को तकलीफ तब होती है जब भगवान राम जी के साथ सीता जी को हटा दिया जाता है, उसके बाद राम जी अकेले की बात होती है। सीता जी को जब ये कहा जाता है कि वो तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, हमारे उप मुख्यमंत्री कहते हैं, दिनेश शर्मा जी का बयान है ऑफिशियल। जब इन्हीं के अलायंस का एक व्यक्ति संजय निषाद ये कहता है कि दशरथ तो पुत्र पैदा करने लायक थे ही नहीं, वो तो श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, उनको खीर खिलाकर कहीं बच्चा पैदा होता है क्या? ये इनके गठबंधन साथी का बयान है। अब इनका हिंदुत्व जो है वो किस टाइप का हिंदुत्व, तो पहली बात तो मैं जानता नहीं हूँ। मैं सनातनी हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ, सनातनी होने पर मुझे गर्व है, और वही गर्व शायद आपको भी होगा गौरी शंकर जी। तो गौरी शंकर जी, गौरी जी और सीता जी के साथ ये अन्याय, इनकी मानसिकता है अन्याय वाली, हम लोग उसके खिलाफ है। अब थोड़ा भगवान राम जी पर आ जाते हैं। अभी हमने तत्कालिक बात कर दी, इनके पार्टी के लोगों की बात कर दी, और बहुत सारे बयान है, मांझी जी के बयान है, बहुत सारे नेताओं के बयान मैं बता सकता हूँ, आगे बताऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा चलते हैं, नहीं तो हाजमा भाजपा के हमारे मित्र का खराब हो जाएगा। हमारे भाजपा के मित्र से नहीं एक सर, सवाल है। हाजमा खराब हो जाता तो 312 सीट थोड़े ही बीजेपी ले आती 2017 में। हाजमा बड़ा टाइट है सर बीजेपी का। बात मानिए, समझिए, एक पत्रकार होने के नाते बोल रहा हूँ। आप लोग का हाजमा थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है कि 33 साल हो गए सर। आप लोग को अभी थोड़ा सा पेट भी मजबूत करना होगा, और थोड़ा, है ना, बयान भी मजबूत करना पड़ेगा। बोलिए सर, बोलिए। जवाब में आप तो हमारे आराध्य के दोदक हैं गौरी शंकर सर। सर इतना, सर मेरी महिमा मंडित मत कीजिए, मैं पत्रकार हूँ सर, एक अदना सा आदमी हूँ, गौरी शंकर बस मेरा नाम है सर। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, ये गर्व कहाँ भोलेनाथ और महादेव और कहाँ उससे आप मेरी जो है। जी नहीं, ये गर्व की बात है, और ये हमारी जो है परंपरा में मैं तो ये अच्छी बात कहूंगा कि कम से कम आपके साथ गौरी और शंकर दोनों है। बात हम जो जहां से चल रहे थे, आज हमारे भाजपा के मित्र से अगर आपकी अनुमति हो 2 सवाल पूछ के मैं अपनी बात रखूंगा और उसका सीधा सा जवाब ले लूं। अपनी बात बोलिए सर, अपनी बात कहिए ना आप। क्या है आपके पास? जो मैं सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हो आप। अच्छा, नहीं देंगे, मैं वही दे रहा हूँ आपको। इसलिए बोला ना कि छोटा सवाल आप लोग को समझ में नहीं आता है, नहीं, बड़ा सवाल आप सुनना नहीं चाहते हैं, बाकी सवाल पर सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी, सवाल सिंपल सा सवाल है, क्या काशी, फिर से सुनिए सवाल सर, सुनिए फिर से, इधर उधर नहीं, ट्रैक से आउट मत होइए, 1 घंटे का समय रहता है, अच्छे तरीके से डिबेट करेंगे। काशी आप लोग की लिस्ट में है या नहीं है? मथुरा आप लोग की लिस्ट में है या नहीं है ना? राम मंदिर या फिर कह लें अयोध्या आपकी लिस्ट में है या नहीं है? हिंदुत्व आपकी लिस्ट में है या नहीं? बताइए सर, यही सवाल है।
बिल्कुल हिंदुत्व हमारी लिस्ट में नहीं है, सनातनी लिस्ट में है, सनातन धर्म है, हिंदू है। हिंदुत्व क्या है मैं जानता नहीं हूँ, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है। और अब उसको बार बार आप बात कहें तो उसका कोई मतलब नहीं है। हिंदुत्व ना मैंने किसी पुराण में पढ़ा है, ना वेद में पढ़ा है, ना गीता में पढ़ा है, ना महाभारत में पढ़ा है, ना रामायण में पढ़ा है। अयोध्या काशी मथुरा तो पढ़े होंगे ना? बिल्कुल है। और मैं बता रहा हूँ क्या किया, यही तो मैं बता रहा हूँ गौरीशंकर जी। आप अगर भाजपा के प्रवक्ता से अनुमति नहीं दे रहे हैं तो आप बता दीजिए कि अयोध्या में राम भगवान कब प्रकट हुए, कौन से सन में? आपको पता हो तो बता दीजिए, नहीं अन्यथा मैं बताऊं आपको। मतलब अयोध्या के इतिहास और उसकी संस्कृति पे सवाल उठा रहे हैं। कब प्रकट हुई? यही दिक्कत है कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी, पूरे कांग्रेस के लोगों के साथ यही दिक्कत है। चलिए अब मैं बता हर वो चीज जो हजारों साल से चली आ रही है ना, उस पर सवाल उठाना। मैं आता हूं सर, अब वेस्ट कर रहे हो समय, आप मेरी बात हो जाने समय आप लोग वेस्ट कर रहे हो। जैसे 33 साल आप लोग ने खराब कर दिया उत्तर प्रदेश में, हमारे डिबेट को भी खराब कर रहे हो। सवाल पूछेंगे, बड़ा सवाल पूछेंगे तो बड़ा उत्तर भी होगा ना। बड़ा सवाल कहाँ, छोटा सवाल पूछा, उसके आंसर तक तो आए नहीं, इधर उधर की बात कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस ने क्या किया ना, आप सुनिए। काशी मथुरा और अयोध्या की बात कीजिए। स्टार्ट करते हैं प्रभु, अयोध्या से हम काशी भी चलेंगे, मथुरा भी चलेंगे। 23 दिसंबर 1949 को वहां पर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई, आजादी के बाद शासन कांग्रेस का। भगवान राम जी का मंदिर का ताला खुला, राजीव गांधी जी ने खुलवाया। किसका? मंदिर का। वो मंदिर मस्जिद किसने बनाया? दुनिया भारत के किसी भी एक व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि राजीव गांधी ने ताला किसका खुलवाया, सभी बताएंगे राम मंदिर का। वो मंदिर, राम मंदिर को मस्जिद किसने बनाया? भाजपा ने अपनी गंदी राजनीति के लिए बनाया, इसलिए कि ये चंदा खा जाते हैं। भगवान राम को आप कह रहे थे कि आप आ गए आम आदमी पार्टी की लैंग्वेज में बोलने के लिए, जो है सुन लीजिए, 1400 करोड़ रुपए चंदा खाए पहले, और आज जमीन में घोटाला कर रहे हैं। कम से कम 20 घोटाले में ऑफिशियल कोट करके बता सकता हूं, अगर इनमें हिम्मत है मेरे पर FIR कर दे अगर मेरी बात गलत हो। अगर मैं कम से कम 20 घटनाएं अयोध्या की कोट करके बता सकता हूँ रिकॉर्ड के तौर पर, जो रिकॉर्ड है। तो ये तो भगवान राम को बेचने वाले लोग। अब थोड़ा आ जाते हैं काशी पर। काशी का जो भी डेवलपमेंट था वो कांग्रेस ने किया था, चाहे वो स्टेशन से लेकर वहां पर हवाई जहाज स्टेशन बनाना हो, या बनारस में रेलवे कारखाना रहा, वहां के लोगों को रोजगार दिया। और हमने वहां पर इस तरह का मॉडल नहीं दिया था कि चलिए सर समझ में आ गया सर, समझ में ये सर क्या है ना, इतिहास के पन्नों को पलटते जाइए, 100 पन्ना पलट दिए, 500 पन्ना पलट दिए हो, अच्छा कांग्रेस दिख रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। मैं के साथ एक ब्राह्मण हूँ, मैं पूछना चाह रहा था आपसे, ये पुराने ख्यालात के आधार पर कांग्रेस को खड़ा करके देखना चाहूँ। विपिन जी आ रहे हैं आपके पास। विपिन जी एक बात बताएं, ये अयोध्या से जो खबर आ रही है, खबर पूरी तरह से पुष्ट हो चुकी है कि अयोध्या से बाकायदा बीजेपी चुनाव समिति की तरफ से मुहर लग गई। अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को फायदा ही फायदा है। विपक्ष परेशान इस बात को लेकर है कि मुद्दे तो हम लोग खूब उठाए, लेकिन एक ऐसा ही मुद्दा है अयोध्या वाला जिस पर बीजेपी लगातार इसे है ना सियासी पॉलिटिकली कैश करती रही है, वोट के तौर पर या फिर सीटों के तौर पर। इस बार अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं, खुद वहां से खड़ा होंगे। कितना अंतर दिखेगा सर, बताइए जरा। देखिए, अयोध्या से अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि और देखिए बार बार ये बोलना कि हिंदू इसमें आपस में फर्क है, राष्ट्रवाद, ये सारे मुद्दे, ये भले ही एक राज्य के चुनाव है उत्तर प्रदेश का, 4 जगह और राज्यों में है, कुल मिला के 5 जगह चुनाव होंगे। यहाँ पर सारी जो ध्यान होगा वो केंद्रित रहेगा उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वो दौर निकल गया जब बिजली, सड़क, पानी मुद्दा हुआ करते थे विधानसभा के चुनावों में। अब एक नया दौर है, 21वीं सदी है। और देखिए आज भी हम ये बोले कि धर्म आस्था मुद्दा नहीं बनती, विकास को ही तवज्जो मिलती है, तो ये गलत होगा। विकास अपनी जगह है, दुरुस्त बात वो, लेकिन यहाँ पर आस्था भी उसकी क्या अहमियत है वो जग जाहिर है सबके सामने। क्योंकि यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अयोध्या से खड़े हो रहे हैं तो अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा कितनी अहमियत दे रहा है इस समय अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, साथ में काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बना, उसके बाद अब मथुरा की बारी हो रही है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल, और इसमें तय हो जानी चाहिए। हाँ, और इसमें गलत भी क्या है, इसमें गलत भी क्या, हम लोग तो पत्रकार हैं, जब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो लोग तो यही कह रहे हैं ना,
विपिन जी लोग तो यही कहते हैं कि बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, अयोध्या की तस्वीर बदल रही है, काशी की तस्वीर बदल रही है, मथुरा की तस्वीर। जी, यहाँ पर साथ साथ देखिए दोनों बातें हैं। मैं डबल इंजन की सरकार बोले वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं, पैरेलल, साइमल्टेनियसली। यहाँ पर अगर आस्था को तवज्जो मिल रही है, साथ साथ विकास की भी एक नई गंगा बह रही है, जो मुख्यमंत्री खुद दावा करते हैं, भाजपा दावा करती है। लेकिन यहाँ पर सही मायने में एक आम आदमी को क्या अपेक्षा है? आम आदमी की अपेक्षा है कि सड़क, बिजली, पानी तो एक बात हो गई, कि स्वास्थ्य का स्तर कितना ऊपर हुआ, शिक्षा के स्तर में क्या इजाफा हुआ, क्या उसमें सुधार हुआ, एक्सप्रेसवे कितने बने, फ्लाईओवर कितने बने, फुट ओवर ब्रिज कितने बने, मेट्रो का कार्य कितना हुआ, 10 शहरों नहीं, ये सवाल है। देखिए, मैं रोकना चाहूंगा विपिन, ये सवाल मैं रोकना चाहूंगा। ये सवाल दरअसल है कि जब ये सवाल उठाया जाता है कि क्या सिर्फ अयोध्या के नाम पर लोग वोट करेंगे, क्या श्री राम मंदिर निर्माण पर लोग वोट करेंगे, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी देर के बाद प्रशांत जी से पूछूंगा कि क्या यही है। अगर कहा जाता है सांस्कृतिक हिंदुत्व या फिर सांस्कृतिक विकास की बातें, बहुत सारी बातें आती, मुझे लगता है बीजेपी रहे चाहे कोई और पार्टी रहे, इन सब चीजों को तो फोकस करेगी नहीं। जो नहीं कर पाई वो मिस करेंगे, उसके हाथ से चीजें, सिंपल सी बात है। उसी पे आना चाहता हूं मैं आता हूं सर, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा सर, थोड़ी देर के बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। समझने की और कोशिश करते हैं कि क्या अयोध्या से चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, या फिर अयोध्या में लड़ने से पहले का जो संघर्ष रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कितनी बार वहां पर गए, विकास का एक अलग उन्होंने रोड मैप तैयार किया, इसे भी जनता देखेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में जो उनका विकास मॉडल है उसे भी जनता देखेगी, या फिर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और किसान असंतुष्ट है उस मसले को लेकर, उस पर भी वोट पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद, चले ब्रेक के बाद स्वागत है। क्या सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को जीत मिलेगी? अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे इसलिए जीत जाएगी बीजेपी, या फिर बीजेपी ने 5 साल में कुछ काम किया होगा? ये बहुत ही अहम सवाल है जिसकी पूरी तरह से समीक्षा हम लोग को करने की जरूरत है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार जी के पास चलते हैं। ब्रिजेश जी, सिर्फ ये कह देना कि अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए बीजेपी को फायदा हो जाएगा, जीत जाएगी बीजेपी, या फिर अयोध्या, मथुरा या फिर काशी के मुद्दे पर बीजेपी जीतेगी, क्या है? दरअसल वोट के अगर ट्रेंड को देखने की कोशिश करें, है ना, कोशिश करें अगर इस बार, तो क्या लग रहा है? आसान है उत्तर प्रदेश का इस बार का चुनावी घमासान? पैरामीटर्स बताइए सर। जी, मैं एक दूसरे छोर से शुरू करता हूं और मैंने तर्कश वाली बात कही थी, जिसमें हिंदुत्व तो एक आखिरी तर्कश है, उसके पहले विकास है, प्रशासनिक एक्सीलेंस इन्होंने दिखाया है, वो सब चीजें हैं। मैं कहूंगा कि विकास की जो अवधारणा है, जो उसका कॉन्सेप्शन है, वो थोड़ा व्यापक भी हो सकता है। और मैं उदाहरण दूंगा, उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मौर्य साहब, हाँ। और मैं जानबूझ करके मौर्य साहब को केशव प्रसाद मौर्य जी, तो मौर्य साहब को इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं और राज्यों में भी क्लास और कास्ट दोनों महत्वपूर्ण है। गरीब है, अमीर है, और कास्ट में कहाँ है। तो ये सब सोच करके मैं मौर्य साहब को का उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने अभी कुछ समय पहले टीवी पे कहा कि विकास में क्या हमारा कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी नहीं होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि जब हम काशी का विकास करते हैं, जब हम अयोध्या का विकास करते हैं या मथुरा का विकास करेंगे, तो इसको विकास में हम नहीं जोड़ सकते क्या? बहुत जरूरी बात उन्होंने उठाई। जाहिर है कि सड़क, पानी और बिजली और ये सब, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तो है ही विकास, वो तो माना हुआ है। पर क्या एक पर्सनल आइडेंटिटी जो लोगों का होता है, एक रिलीजियस आइडेंटिटी, एक नेशनल आइडेंटिटी, उसके बिना विकास क्या अधूरा नहीं है? केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये पूछा। मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरी बात को एक जिस्ट बना करके जनता के सामने रखा है कि हम उज्ज्वला से हम ये कर रहे, घर जल पहुंचा रहे, नल से, शिक्षा में कर रहे, बिल्कुल वगैरह। समझ गए सर। प्रोफेसर साहब, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं उसका मतलब साफ है कि अगर विपक्ष को ये लगता है कि काशी का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा, मथुरा के मुद्दा पर बीजेपी सियासत कर रही है, बीजेपी
डेवलपमेंट को मजाक बना कर रखी है, विकास को मजाक के तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है, बाकी हिंदुत्व जैसे मसले से रिलेटेड तमाम चीज़ों पर सियासत कर रही है क्योंकि वोट का बड़ा जरिया है। तो शायद विपक्ष अपने तरीके से हो सकता है सही सोच रहा हो, लेकिन जनता के बीच में क्या इसका मैसेज ऐसे ही जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल क्या जनता ऐसे सोच रही है, ये बड़ा सवाल है। प्रशांत जी से पूछेंगे। प्रशांत जी बताइए, चुनाव प्रचार खूब हो रहा है ना, ठीक है, रैलियां नहीं हो रही हैं, रोड शो नहीं हो रहे हैं, पदयात्राएं नहीं हो रही हैं, बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन इस वक्त सभी पार्टियां कर रही हैं। क्या विपक्ष के जो आरोप है, चाहे किसी भी मसले पर जो जहां पर घेरेबंदी उन लोगों की तरफ से की जा रही है, क्या विपक्ष के तमाम आरोपों पर बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार का जो मैसेज है जनता के बीच में, संदेश जो है जनता के बीच में, किस तरीके से आप लोगों ने उसको प्रसारित किया या कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को लग रहा होगा ना, ऐसे तो नहीं हवा में बात करेंगे 350 सुपर सीट ले आएंगे, कुछ तो फीडबैक जबरदस्त मिल रहा होगा ना आप लोग को। बोलिए सर प्रशांत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास और हिंदुत्व तो दोनों चीजों को साथ में लेकर के चल रही है। हमारा कभी कोई हिडन एजेंडा नहीं रहा। हाँ। हम विकास भी कर रहे हैं और साथ में जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक विकास है, उसको भी हम करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम से लेकर पूरब तक हर तरह का विकास किया है, चाहे एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो या 22 से 24 घंटे बिजली देने की बात हो, 30,000 गाँव में टैप वाटर सप्लाई हो, 15 करोड़ लोगों को हम राशन देने का काम कर रहे हैं, 45 लाख लोगों को आवास दिया गया है, वृद्धाश्रम पेंशन, इस तरह के जो भी काम वो भी हम साथ में काम कर रहे हैं। और साथ जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं उनके भी पुनरुद्धार करने का हम काम कर रहे हैं। और अभी हमारे कांग्रेस के मित्र अपना इतिहास गिना रहे थे, उनको मैं बता दूं कि राम मंदिर में ताला लगवाने का काम पंडित नेहरू ने किया, जमीन थी कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर, इनके नेता द्वारका प्रसाद मिश्रा ने फर्जी ट्रस्ट बना करके ईदगाह देने का काम किया, ये कांग्रेस ने किया। वो मामला, वो जो ट्रस्ट दी वो चैलेंज है, मथुरा कोर्ट में मामला चल रहा है, उसको भी हमारी सरकार है कि हम वहां पे भी हम काम करेंगे, जिस तरीके से हमने अयोध्या और पार्टी के जो भी नेता यहाँ पर हैं, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के और बीजेपी की, इन आप तीनों एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन दोनों हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो बस सुनेंगे। प्रशांत जी बोलिए, अपनी बात रखिए, काउंटर अब हो सकते हैं, आपकी बात को काउंटर किया जा सकता है, बोलिए सर। समाजवादी पार्टी ने तो आज अपना सर एजेंडा क्लियर कर दिया। आज उन्होंने पहली लिस्ट जारी की, उसमें 31% मुसलमानों को टिकट दिया है। पर गोली समाजवादी पार्टी का मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया? इसके पहले तीन बार भाई प्रशांत जी, कहाँ पर खड़े हो, कहाँ पर खड़े हो? बात जब करना धर्म की, ये देश धार्मिक आस्थाओं का देश है, यहाँ पर धार्मिक आस्थाएं लोगों की रग रग में है। आपके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी मर्यादा है। कृष्ण, आप बताओ कि भगवान शिव जैसा आपके अंदर विशाल हृदय है, आप बताओ कि आपके अंदर भगवान कृष्ण जैसा विशाल मस्तिष्क है। आपने तो धर्म की आड़ में किस तरीके से अपनी विफलता को छिपाने का काम कर रहे हो? आप कौन सी बात कर रहे हो? बड़ी धर्म की गोली की बात करते हो। जरा अपना इतिहास भी देख लो कि लाल कृष्ण आडवाणी से लेके विनय कटियार तक ने अयोध्या के विषय पर किस तरीके से सीबीआई कोर्ट के अंदर शपथ पत्र दिया है। ये लिखित है, ये कोई फर्जी बात नहीं है कि अयोध्या के अंदर कार सेवक नहीं अराजक तत्व जिटो थे। अब आप बताओ, आडवाणी की लानत मलानत करो, हिम्मत है तो विनय कटियार तक की लानत मलानत करो कि तुमने गलत क्यों कहा। बताओ कि भारतीय जनता पार्टी के तुम आज से मार्गदर्शक नहीं हो। क्यों जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, ये अभी तक आप लोग को इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है? कार सेवकों पर, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। अभी भी आप लोग मजबूरी बता रहे हो। शंकर जी, गोली कोई मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं चलाता है, ये प्रशासनिक आदेश होता है। और जिन लोगों ने, जो लोग उस समय वहां पर प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका बाद में भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं आता हूँ, सुनिए जावेद अहमद जी, सुनिए जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी सुनिए जावेद अहमद जी सुनिए भाई साहब, सुनिए। ये नया फैक्ट्स आप जो है लेकर के सामने आ गए। मैं इस फैक्ट्स को चेक करूंगा, प्रोफेसर एक मिनट अहमद साहब रुकिए ना, रुकिए भाई साहब, रुकिए भाई साहब, जावेद अहमद जी रुक जाइए।
और बाद में गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा नहीं, करते हो। एक मिनट कुछ से कुछ बोले जा रहे हो। प्रोफेसर साहब के पास आते हैं। प्रोफेसर साहब बताइए, पूरी दुनिया जो है जानती है प्रोफेसर साहब कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई। जावेद अहमद जी उससे कुछ बात कर रहे हैं, कुछ है ना, कार सेवकों को अराजक तत्व बोल रहे हैं। जरा बताइए सर, अखबारों में जो हम लोग खबर छापते थे सब गलत था क्या? प्रोफेसर साहब बोलेंगे, प्रोफेसर साहब बोलेंगे। प्रोफेसर साहब जरा बताइए सर, बताइए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को अभी भी कार सेवकों को लेकर इतनी सफाई क्यों देनी पड़ती है? अब अराजक तत्व बोलिए सर, बोलिए। सीबीआई कोर्ट में यही तो शपथ पत्र दिया है, यही शपथ पत्र दिया है जो आज भी कोर्ट की प्रॉपर्टी है। सुन लीजिए ना जावेद अहमद, सुन लीजिए तो। कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाएंगे और मैं चुप बैठूंगा। मैं आपका इतिहास आपको बता रहा हूँ, आपके नेताओं की करनी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कहिएगा वाली बात है हाँ। और ढेर सारी बातें हैं। सीबीआई कोर्ट में किसने शपथ पत्र दिया? बताओ। लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया, उमा भारती ने दिया, कल्याण सिंह जी ने दिया। इनके लिए एक ही रास्ता है कि उसे बिना इग्नोर पढ़े लिखे बैठ गए जो कि अखिलेश जी ने इग्नोर किया। उस प्रश्न को अखिलेश जी ने एक सिरे से इग्नोर किया कि आपने कार्यसेवकों पर गोली क्यों चलवाई, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के बस में नहीं है। इसका जवाब झूठ बोलेंगे आप झूठ मत बोलिए। अखिलेश जी कब थे उस समय सत्ता में? जावेद अहमद जी बड़ा बहुत परेशान लग रहे हैं। उनको लग रहा है कोई पढ़ के ही नहीं आया इतिहास। और जावेद अहमद जी इतिहास बदलने के लिए पूरी तरह से आतुर हो रहे हैं। प्रशांत जी आपकी तो हर बात को खारिज कर रहे हैं जावेद अहमद जी। ना तो कार सेवकों पर गोली चली, ना कुछ हुआ है ना, मतलब राम मंदिर, ये सब तमाम मसले, इसकी आड़ में जो है आप लोग पता नहीं क्या स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो। 312 सीटें ऐसे ही आ गई आप लोग को। आप लोग का विकास मॉडल फेल है। योगी आदित्यनाथ है। बोलिए सर, बोलिए। प्रशांत जी बात रखिए। जावेद अहमद जी चुप नहीं होते हैं, उनको फैक्ट्स बताना पड़ेगा आपको, तभी चुप होंगे ना वो। और असम्मान की फर्जी बातें मत करिए। ये कौन से विश्लेषक है जिनको कोई ज्ञान नहीं, सीबीआई कोर्ट के शपथ पत्रों का ज्ञान नहीं है, जिसके आधार पे बरी हो गए थे। आपको डिबेट अरे पंचर बनाने वाला मुसलमान नहीं हो, जो मुसलमानों को पंचर बनाने वाला। आपसे ज्यादा हिंदुत्व को जानता हूँ, आपसे ज्यादा देशभक्त हूँ। जितने बैठे हो, किसी के घर में शहादतें नहीं होंगी। जावेद अहमद जी आप 57 से 42 तक एक बात समझ में आ गई। जावेद अहमद जी एक बात समझ में आ गई कि जब इंसान परेशान होता है ना तो खूब बोलता है, खूब बोलता है जावेद अहमद जी, खूब बोलता है। और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो आप, ऐसी बातें बोल रहे हो कि मुलायम सिंह का इतिहास बदल गया, अखिलेश यादव का इतिहास बदल गया। मुलायम सिंह जी के देश में सुभाष चंद्र बोस जी के हाँ, और बोलिए मुलायम सिंह यादव, बोलिए ना सर, बोलिए। मुलायम सिंह यादव जैसा सीएम कौन हो सकता है उत्तर प्रदेश का? उसने क्या योगी आदित्यनाथ के कहने पर व्यापारी एक मिनट जावेद अहमद जी का ऑडियो डाउन कीजिए। अगर आप नहीं सुनोगे जावेद अहमद जी, दूसरों लोगों की बात नहीं सुनो, यही दिक्कत है। अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की दिक्कत है कि थोड़ी सी भीड़ जुट गई है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, दूसरों की सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रशांत जी अपनी बात रखिए, पूरी बात कीजिए सर। मैं अपनी बात रख सकता हूँ? गौरी जी एक लाइन बोलूंगा कि कौन बोल रहे हैं? संदीप त्रिपाठी बोल रहे हैं जी। संदीप त्रिपाठी जी रुकिए थोड़ा सा सर, मैं आपके पास आऊंगा तब आप मुझे ज्ञान दीजिएगा कि मुझे डिबेट कैसे चलाना है, ठीक है? ज्ञान मत दिया कीजिए सर, ठीक है? आप भी बोल रहे हैं, नहीं दूसरे लोग जब बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं तो मैंने आपको नहीं टोका ना, नहीं टोका तो सर आप ऐसे सवाल मत उठाओ ना कि कैसे डिबेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतना ज्ञान है सर, 15-16 साल से कर रहे हैं, कैसे डिबेट चलता है पता होता है मुझे। प्रशांत जी अपनी बात रखिए सर, आप इसके बाद में संदीप जी के पास आऊंगा। मैं एक लाइन में गौरी जी बोलूंगा कि ये तो मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं स्वीकृति की है कि अगर मैं राम भक्तों पर गोली नहीं चलाता तो मुसलमानों का विश्वास कैसे जीत पाता। आज समाजवादी पार्टी इसको डिनाई कर रही है, सारे अखबारों में छपा है, ये आधिकारिक उनका बयान है और आज इस चीज से भाग रहे हैं।
आज ये क्या इतिहास है कि मुगलों ने हमारे मंदिर गिराए? हम भैया अपना कितना बड़ा दिल रखते हैं, ये हमारे एक मंदिर से इतना बनने से इतना ये लोग परेशान हो गए। इन्होंने तो हमारे 27,000 मंदिरों को तोड़ा है। अब हमने एक मंदिर बना दी, उसमें इनको पीड़ा हो रही है। और आज समाजवादी पार्टी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है, 31% मुसलमानों को टिकट दिया है पहली लिस्ट में। ये क्या स्पष्ट है? और आज फिर कहते हैं अखिलेश जी कि हमारे सपने में राम आते हैं, कृष्ण आते हैं। कृष्ण मंदिर की बात नहीं करेंगे, कृष्ण इनके सपने में आएंगे। अच्छा, एक जेन्युइन सवाल का जवाब दीजिए मुझे, प्रशांत जी आपसे जानना है, क्या अयोध्या से सीएम योगी के चुनाव लड़ने से मतलब किस लिए चुना गया कि अयोध्या से सीएम योगी ही रहेंगे, बेहतर रहेगा? मतलब क्या सोच करके बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है? क्या इसके पीछे का मकसद कुछ होगा ना आप लोग का? नहीं तो कहीं से लड़ सकते थे, अयोध्या को ही उन्होंने क्यों चुना? सर अभी आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई लिस्ट नहीं आई है। जब आ जाएगी इस लिस्ट में हम बात करेंगे। अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं इस बारे में। तो चुनाव समिति की तरफ से मुहर लग चुकी है, पूरी तरह से माना जा रहा है कि वही लड़ेंगे अब। सर भारतीय जनता पार्टी कार्यप्रणाली जो मैं समझता हूँ, जब तक ऑफिशियल रूप से लिस्ट ना आ जाए उस विषय में कहना बेकार की बात है। चलिए सर, आते हैं संदीप जी। बताइए, एक बात बताइए सर, मेरे पहले सवाल का आंसर नहीं है आपकी तरफ से आया। चलिए दूसरा सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। राय बरेली से बाहर नहीं निकलने वाली पार्टियां सिर्फ क्या टीवी डिबेट और चैनलों के डिस्कशन प्रोग्राम में ही दिखेगी, या पूरे उत्तर प्रदेश पर छाने की कोई रणनीति है कांग्रेस के पास? दूसरों के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा ना संदीप जी आपको। गिरेबान है या वो भी खत्म हो गया? चलिए आपका सवाल खत्म हो गया, मैं जवाब दे दूं। जी बोलिए सर, बोलिए। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट। काउंटर सेशन है, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। वो जावेद अहमद जी बोलने शुरू करेंगे तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, प्रशांत जी बोलेंगे नहीं रोक पाऊंगा। अपने पत्रकार भाइयों को हम रोक लेते हैं, आप लोगों को कैसे रोके? इतनी औकात कहाँ है, हैसियत कहाँ है इतनी? अरे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोलिए भाई साहब। जी अभी बात हुई केशव प्रसाद मौर्य जी से, बात की शुरुआत हुई। केशव प्रसाद मौर्य जी वही हैं जिनके ऊपर नवदुर्गा के चंदे का जो है मुकदमा चला है। आपसे सवाल कुछ और पूछा था मैंने, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है भाई साहब। 33 साल हो गए आपको आए हुए। अब देखिए गौरी शंकर जी, कृपया मुझे बोलने दीजिए यार। आप भाई साहब कुछ भी थोड़ी बोलोगे यार। मैं भागूंगा नहीं, आप समझिए, मैं बहस से भागता नहीं हूँ। मेरा स्वभाव है, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। विपिन जी हमारे साथ बहुत सी डिबेट में रहे, आप पूछिए, एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। समय इतना नहीं रहता, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप इधर उधर मत घुमाइए मुझे, मेरे सवाल का जवाब इधर उधर मत घुमाइए भाई साहब। संदीप त्रिपाठी जी, मेरा सवाल है, राय बरेली से बाहर निकलकर कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है? 33 साल हो गए, लोग बड़े दुखी है, कांग्रेस पार्टी कब आएगी? सवाल कम उठाइए, अपने बारे में थोड़ा सा ज्यादा बोलिए। गिरेबान बची है या नहीं बची है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में? बताइए सर, ये सवाल है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल अगर बची नहीं होती तो मैं यहाँ पर बैठा नहीं होता। ये इस बात का दोधा अगर यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो बची है। हाँ। और रही बात, आप अभी अब कह रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, आपने शायद गोरखपुर की रैली नहीं देखी, आपने शायद बनारस की रैली नहीं देखी। हाँ। आपने जो है और भी जगह पर जो भी रैली हुई, आपके चाहे महोबा में हो या अन्य कहीं जगह पर हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चले, पूरे हर विधानसभा में प्रतिज्ञा सम्मेलन चला, आपने कवर नहीं किया तो आपकी गलती है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन किए, न्याय पंचायत स्तर पर हमारा संगठन आज की डेट में है। हमारे पास 86,000 ट्रेंड। सुनिए संदीप जी, सुनिए, कोई नहीं बोल पा रहा है तो मैं बोलता हूं आपको। सुनिए, पिछली बार भी मीडिया ने खूब कवर किया था आपकी रैलियों को 2017 में, और 2022 में भी आपकी रैलियां खूब कवर हो रही हैं। 2017 में क्या हश्र हुआ आप लोगों को वो हर लोगों को पता है। तो कवर करूं ना करूं ये मुझे बताइए ना, कवर करने से क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपने जो है सपा के प्रवक्ता को बोलने की अनुमति दी, उसी तरह आप हमें सिर्फ नहीं बोल पाएंगे सर। मेरे सवाल का आंसर नहीं है आपके पास। जी, आपकी बात का आंसर मैं दे रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक नई राजनीति की शुरुआत की और उसने कहा कि लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं का नारा देकर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, और ये काम हमने कोई नया नहीं किया। हमने भारतवर्ष में सबसे पहली महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, अन्य पदों पर महिलाओं को हमने सुशोभित किया, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला है।
तो आप ये नहीं, ये चुनाव की बात नहीं है, हमारा जो है एकदम महिला सशक्तिकरण को जोड़ रहा है। 33% पंचायत चुनाव में हमने जो है महिलाओं को आरक्षण दिया और 33% जो है लोकसभा में संसद के लिए जो है महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल पड़ा हुआ है, भाजपा ने पास नहीं होने दिया। ये तो हमारा एक थीम हो गई और हमने जनता के लिए जो वादे किए हैं 20 लाख नौकरी और जो है लड़कियों को लैपटॉप, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं सर। देखिए सुनिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ भी वादा कर सकती है। आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। विपिन जी के पास हम आ रहे हैं, विपिन जी के पास आ रहे हैं। सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस है, कुछ भी वादा कर सकती है, कुछ भी, क्योंकि मैदान ओपन है आपके लिए ना। आपको पता है 7-8 सीट पिछली बार आई थी, इस बार पता नहीं, 3, 4, 5, 10, 15 कितना आएगा, कुछ भी वादा कर दीजिए। वादा करना क्या है? 45 सीटें आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, मैं समझ गया सर। संदीप त्रिपाठी समझ गया। रायबरेली से बाहर का कोई रोड मैप नहीं है। बाकी रैलियों का कवर मीडिया हमेशा से करता रहा है, इस बार भी कर रहा है। क्या फर्क पड़ेगा उसका आंसर, उसका जवाब नहीं दे पाए। वरिष्ठ पत्रकार विपिन जी बताइए सर। अलग अलग ठीक है, जावेद अहमद जी के अपने ठीक है, उनके स्टैंड हैं, संदीप जी के अपने स्टैंड हैं, प्रशांत जी का जो स्टैंड है उस पर वो कायम है, लेकिन जनता का स्टैंड क्या दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? विपिन शर्मा जरा बताइए। सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीजें अब सरकार कह रही है ना, ये जितने मुद्दे विपक्ष उठा रहा है ना, इन सारे मुद्दों पर हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। रियली में हुआ है क्या विपिन शर्मा जी? ये जो दावे बीजेपी की तरफ से 350 के ऊपर किए जा रहे हैं, इन दावों में सच्चाई आपको नजर आती है क्या विपिन शर्मा जी? बताइए सर। विपिन शर्मा जी सुन पा रहे हैं सवाल मेरा? चलिए यही सवाल, नहीं आवाज नहीं जा रही, यही सवाल मैं प्रोफेसर ब्रजेश जी से पूछता हूं। बताइए सर, प्रोफेसर साहब। नहीं, काम कई लेवल पे हुआ है बीजेपी में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए प्रोफेसर साहब, पूरे उत्तर प्रदेश में 100 बेड के ऊपर का एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। भाजपा के संदीप त्रिपाठी, अभी तो आप मुझे ज्ञान दे रहे थे, एक मिनट, अभी तो मुझे आप ज्ञान दे रहे थे कि ऐसे डिबेट नहीं होगा, और जब आप बोल रहे थे तो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 2 मिनट का टाइम दीजिए, कोई बोलेगा नहीं, और आप अभी आप प्रोफेसर साहब को क्यों रोक रहे हैं? प्रोफेसर साहब ने आपको रोका, नहीं रोका ना, तो चुप रहिए थोड़ा सा। प्रोफेसर साहब बात रखिए अपनी। आप 1 घंटे के डिबेट में मुझे 4 मिनट बोलने नहीं दिए, अब मैं आपके तरीके से डिबेट करूंगा। और आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 100 बेड के ऊपर का हॉस्पिटल बताइए जिसका शिलान्यास भाजपा ने किया है। हाँ, तो लोकार्पण कर दिया है ना, तो लोग इसीलिए तो कहते हैं कांग्रेस अराजक पार्टी हो गई है ना। डिबेट में अराजकता भी दिखाओगे, दिखा रहे हो अपना पूरा सियासी चरित्र क्या है कांग्रेस पार्टी का, कह रहे हो ना कि आप अपने तरीके से करूंगा डिबेट, करके दिखाइए फिर आप भी। प्रोफेसर साहब बोलिए, आप जो है बोलिए ना, रखिए ना बात। डेवलपमेंट कभी मुकम्मल लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, उस पर आप हर समय कमेंट कर सकते हैं। एक विश्वविद्यालय हुआ, इससे एक हॉस्पिटल, एक बिजली घर जहाँ पर बिजली बनती हो, एक नाम बताइए डोमेस्टिक कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य में उसका क्या पोजीशन है पूरे देश में, वो ले ले। या नीति आयोग ने दिया है। संदीप जी थोड़ा सा सुनिए, मैं अभी आपके पास आऊंगा भी नहीं, मैं अभी जावेद जी के पास जाऊंगा, विपिन जी के पास जाऊंगा, बोलिए। पूरे देश में सबसे ऊपर यूपी नहीं है, पर जहां पहले था 5 साल पहले, उससे कई पायदान ऊपर पहुंच चुका है। हाँ। तो ये बातें तो है। और आखिर में मैं कहूंगा कि हिंदुत्व तो एक तरह से सब चीजों को जोड़ने वाली चीज है, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया केशव प्रसाद मौर्य जी का, कि क्या काशी का विकास करना वो विकास बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व में ब्राह्मण नहीं है क्या? लगातार 1000 ब्राह्मणों की हत्या हुई, उस पर बात होगी। नहीं, दलित है, सब है उसमें, पर ब्राह्मण है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये है महिलाओं में अत्याचार पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये बात है नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं? हिंदुत्व में क्या ब्राह्मणों का स्थान नहीं है, दलितों का स्थान नहीं है, महिलाओं का स्थान नहीं है? संदीप त्रिपाठी, शायद आपको लग रहा होगा कि मुझे ही बोलना है डिबेट में, तो ऐसे नहीं चलेगा सर, है ना। आपसे मैंने 2 सवाल पूछे, उन दोनों सवालों को आपने टरका दिया, उन दोनों सवालों को टरका दिया आपने। विपिन शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपके पास? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अपनी बात पूरी कर लीजिए प्रोफेसर साहब, एक मिनट टाइम है सर आपके पास, पूरी बात कीजिए। ये कह रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य कोई ब्राह्मण नहीं है, ये हिंदुत्व में अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, सब लोग हैं। हाँ। इसको इतना नैरोली मत देखिए।
नहीं तो वोट बहुत कम आएगा आपको, मैं तो यहाँ तक कहूंगा। यू हैव टू तभी टेक अ एक वेरी ब्राह्मण कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। ब्राह्मण के खिलाफ लड़ने चले आए नहीं अयोध्या, नहीं ऐसा नहीं। गोरखपुर छोड़कर। अरे चले जाइए, जाइए आप जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, जहां पर आपने लड़ाई लड़ी, जाइए मुजफ्फरनगर से लड़िए चुनाव, जहां पर आपने दंगा करवाए थे। क्षमता है तो लड़िए गोरखपुर से, जहां से चुनाव हार गए लोकसभा सीट खाली करने के बाद। चलिए एक जरूरी सवाल मैं प्रशांत जी से पूछ रहा हूं। प्रशांत जी, क्या आपको लगता है कि विकास के मॉडल को आप विपक्ष को नहीं समझा पाए? मैं देखिए बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे। विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी, जिनकी रैलियों में, अखिलेश यादव की रैलियों में लाखों लाख जुट रहे हैं, तो विपक्ष को भी नहीं समझाने का मतलब होता है कि वो जनता जो रैलियों में आ रही है, भले 100% में 60% ही अखिलेश यादव को सुनने के लिए आती हो, 40% ना आती हो, तभी 60% लोग जो रैलियों में आ रहे हो, कहीं ना कहीं हमारी आपकी जनता है, उसको उस तक संदेश पहुंचाने के लिए पैरामीटर्स क्या क्या है बीजेपी के पास? यहाँ पर वर्कआउट किया गया बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि विपक्ष जो आरोप लगा रही है पूरी तरह से चुप करा दिया जाए। चुनाव के वक्त जनता ही चुप कराएगी ना, तो जनता को कैसे समझा पा रहे हैं आप लोग? देखिए, जहां तक रैलियों में भीड़ की बात है, तो ऐसी भीड़ अखिलेश जी की 2017 की भी रैलियों में आती थी, और अखिलेश जी ने चुनाव हारने के बाद मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि पता नहीं वो भीड़ में मेरा फोटो खींचने आती थी या मुझे देखने आती थी, लेकिन जो जितनी भीड़ आती थी उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। उसी तरीके की भीड़ अखिलेश जी की रैलियों में आई, इस बार भी आ रही। और ये 15 दिन में एक रैलियां करते, हम दिन में 15 रैलियां चल रही थी। हमारी जन विश्वास यात्रा 6 विधानसभा सीटों में चल रही थी। अरे भैया, चाहे चुनाव आयोग पर गुंडाई कर रहे हैं, मतलब रैलियों पर रोक लगी है, 15 रैली कर रहे हैं। वाह भाई, रैली हो या लोकतंत्र की हत्या। चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा रखी है, 15 रैलियां कर रहे हैं। जनता जान पहले की बात कर रहे हैं संदीप जी, थोड़ा सा रुकिए ना आप। हमने एडजस्ट किया है। अभी कौन रैली कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। चाहे उनके लिए आवास की व्यवस्था हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो, या बिजली की व्यवस्था, सभी चीजों को हमने मूलभूत समस्याओं को एडजस्ट किया है। चाहे किसानों का लोन माफ करना हो या किसानों का बिजली का बिल अदा करने का काम, ये सारे काम बिजली तक हमारी बात पहुंचे, इससे जनता चुनाव जब आ गया। क्या जावेद अहमद जी सहमत हैं? 4.5 साल जावेद अहमद जी सहमत हैं आप? 50% बिजली के दाम कम कर रहे हैं, फरमानी चाहिए आपको। 4.5 साल लूट कर चुनाव। संदीप जी रुकिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश एकदम से आपने नाक में दम कर दिया भाई साहब। जो है मेरे सवाल का आंसर नहीं देते हो और बाकी लोगों के सवाल में घुस जाते हो। सुनिए ना जावेद अहमद जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। घुस नहीं रहा हूं, आप जरा घुस के इनसे पूछ। आपसे नहीं मैं आपसे नहीं, जावेद अहमद जी, आप जावेद अहमद जी आपके बारे में नहीं, संदीप जी को बोला, संदीप जी को बोला भाई साहब। संदीप अखिलेश जी ने कहा 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो बड़ा कसमसा के भागते हुए स्मार्ट मीटर चोरी करते उपभोक्ताओं की कितने बिजली घर बनवाए, कहां से लाइट आ रही है? गोरखपुर में पावर हाउस लग गया क्या? अरे बिजली घर कांग्रेस ने बनाए। चलिए सर, समझ में आ गया। अयोध्या में तो कोई बात है, अयोध्या में कोई बात है जहां भगवान श्री राम पैदा हुए, उस जगह की तो जरूर कुछ खासियत है, बात है। क्योंकि भले बीजेपी के लिए मुद्दा हो, बीजेपी इस चीज पर ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अयोध्या से बड़ा कुछ नहीं है। योगी जी पर और अयोध्या में सब कुछ आ जाता है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसान का असंतुष्ट हो, नाराजगी हो, सारी चीजें अयोध्या के जरिए सबको खुश करने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। विकास हुआ है, उसके आधार पर वोट मिलेंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा में जो काम चलेंगे उसके आधार पर वोट मिलेंगे। एक्सप्रेसवे और तमाम तरह की चीज़ें जो दावे बीजेपी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर वोट मिलेंगे। लेकिन इंतजार करते हैं, 10 मार्च बहुत दूर नहीं रह गया, इसलिए दावे सबके सुनने और देखने जरूरी हैं। आप सभी यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।